नमस्कार। डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के इस 17वें व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संक्षारण की। करोजन क्या होता है? करोजन या संक्षारण प्रकृति में उपस्थित जो गैसें हैं उनसे जो धातु क्रिया करके जो विभिन्न रासायनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो संक्षारण कहलाती है। जैसे आयरन है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो जंग के रूप में हम लोग जानते हैं। तांबे के बर्तनों पर जो नीली परत जम जाती है वो कॉपर के सल्फाइड और ऑक्साइड वगैरह होते हैं। तो ये सारे संक्षारण हैं। तो प्रकृति में उपस्थित गैसें धातु की सतह से क्रिया करके धातु को उसके ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, हैलाइड आदि रूपों में बदल देती हैं। इस प्रक्रम को धातु का संक्षारण कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इट्स कंपाउंड मीन्स into either their oxide or sulfide or carbonate or sulfate or halide, it is called corrosion। जैसे वायु की नमी से क्रिया कर लोहे की सतह पर Fe2O3 XH2O की परत जमा हो जाती है। ये जो Fe2O3 XH2O ये जनरल फॉर्मूला है जंग का। कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं, इसलिए अपन ने XH2 लिखा है क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है। तो वायु की नमी से क्रिया करके लोहे की सतह पर Fe2O3 XH2O की परत जमा हो जाती है। तो ओवरऑल बात ये रही कि संक्षारण धातुओं के निष्कर्षण के विपरीत प्रक्रिया है। धातुओं के निष्कर्षण में हम जानते हैं कि धातुओं के यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करी जाती है, और यहाँ उसका विपरीत हो रहा है। यहाँ पर धातु के क्रिया करके उसके लवणों में, उसके जो है यौगिकों में वो कन्वर्ट हो रही है। इसलिए संक्षारण धातुओं के निष्कर्षण के विपरीत प्रक्रिया है। अब संक्षारण के प्रकार, इसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: शुष्क या रासायनिक संक्षारण, नम या विद्युत रासायनिक संक्षारण। दो इसकी ब्रॉड कैटेगरी है: शुष्क या रासायनिक संक्षारण, नम या विद्युत रासायनिक संक्षारण। अब एक एक करके इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो शुष्क संक्षारण क्या होता है? शुष्क संक्षारण इस प्रकार का संक्षारण धातु की सतह पर वायुमंडल की गैसों जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन, H2S, SO2, N2 या निर्जल अकार्बनिक द्रवों नॉन एक्वस सॉल्वेंट की सीधी रासायनिक क्रिया से होता है। मीन्स दिस ड्राई corrosion is the reaction of the metal either with the gases like oxygen, halogen, H2S, SO2, N2 or reaction with non-aqueous solvent, non-aqueous inorganic solvent. So this is called dry corrosion. This may further be divided into various categories. इसको अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है। तो ये तीन प्रकार का शुष्क संक्षारण हो सकता है। नंबर जो पहला है वो है ऑक्सीकरण संक्षारण, ऑक्सीडेशन करोजन। धातुओं पर ऑक्सीजन की सीधी क्रिया से इस प्रकार का संक्षारण होता है। जैसे नाम से परिलक्षित हो रहा है कि ऑक्सीकरण संक्षारण में कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से, तो धातुओं पर ऑक्सीजन की सीधी क्रिया से ये ऑक्सीकरण संक्षारण होता है। सिल्वर
गोल्ड, प्लेटिनम को छोड़कर लगभग सभी धातुएं उच्च ताप पर नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। केवल कॉइनेज जो मेटल हैं, कॉइनेज मेटल सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इनको छोड़ के ज़्यादातर धातुएं जो है वो नमी की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जो है वो बना देती हैं। तो ये जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीकरण संचारण कहलाता है। दूसरा संचारण है अन्य गैसों द्वारा संचारण। जैसे यहाँ तो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के अलावा अगर दूसरी गैसें हैं जैसे SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, H2S, फ्लोरीन आदि गैसों से जो संचारण होता है तो वो भी सूक्ष्म संचारण की कैटेगरी में आता है और ये अन्य धातुओं द्वारा संचारण ये तो सबसे ज़्यादा जो प्रकृति में पाया जाता है वो तो ऑक्सीजन के द्वारा होता है और दूसरे नंबर पे ये आता है। तीसरा है द्रव धातु संचारण। ऊपर हमने अभी चर्चा करी कि अकार्बनिक अजलीय द्रवों के द्वारा, अजलीय अकार्बनिक द्रवों के द्वारा इस तरीके का संचारण होता है। द्रव धातुएं रासायनिक अभिक्रिया कर ठोस धातुओं या मिश्र धातुओं का संचारण करती हैं। ये यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? द्रव धातु की। अकार्बनिक विलयनों की, विलायकों की नहीं कर रहे हैं यहाँ बात, यहाँ कर रहे हैं द्रव धातुओं की। जैसे मरकरी है तो द्रव धातुएं रासायनिक अभिक्रिया कर ठोस धातुओं तथा मिश्र धातुओं का संचारण करती हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में इस प्रकार का संचारण अधिक मात्रा में होता है। तो प्रकृति में वैसे डायरेक्ट तो आपने मरकरी देखा, मरकरी की प्रकृति है कि वो विभिन्न धातुओं से अमलगम बना देता है। ये तो आपने सामान्य अवस्थाओं में देखा है, लेकिन जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनमें और धातुएं भी गलित अवस्था में रहती हैं। तो और जो गलित अवस्था में धातुएं जो हैं वो द्रवों से क्रिया करके, ठोस धातुओं से क्रिया करके और इस प्रकार का संचारण दिखाती हैं। तो ये तीन कैटेगरी है जो शुष्क संचारण का उदाहरण है। अब दूसरी प्रकार का जो मेन संचारण है वो है नम या विद्युत रासायनिक संचारण। यह संचारण दो अवस्थाओं में होता है। धातु किसी चालक द्रव के संपर्क में हो या दो विभिन्न धातुएं या मिश्र धातुएं विलयनों में आंशिक या पूरी तरह से डूबी हुई हो। नंबर 1 क्या है? धातु किसी चालक द्रव के संपर्क में हो। कोई लिक्विड के संपर्क में है और वो लिक्विड जो है वो कंडक्टिंग लिक्विड है। सो इफ द मेटल इज इन कांटेक्ट विद सम लिक्विड, conducting liquid, or when two different metals are, जब दो भिन्न धातुएं या मिश्र धातुओं के विलयनों में आंशिक रूप से डूबी होती हैं, यह सदैव एनोडिक क्षेत्र में होता है। ये जो धातुओं का करोजन होता है किस में होता है? एनोडिक क्षेत्र में। अब अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है ना, तो एनोडिक और कैथोड दोनों की तरह कार्य करती हैं। तो ये जो करोजन होता है ये हमेशा एनोड पे होता है। ठीक है, जैसे Fe आयरन है, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग, एनोड पे इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये वाटर से रिएक्शन करके आयरन का हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी सर्किट में चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बाहर सर्किट में चले जाएंगे और विलयन के अंदर ये Fe2+ आयन हमें मिल जाएंगे। और वो वहाँ पे जो चालक विलयन है, जो द्रव वगैरह है उससे रिएक्शन करके, उसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके इस प्रकार का ये हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो ये जो नम या विद्युत रासायनिक संचारण होता है इसमें ये मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। ये भी अलग तरीके का होता है, अलग अलग वेराइटी इसकी होती हैं, बहुत सारी वेराइटी हैं, है ना। अपन एक एक करके इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो पहला है गैल्वनी संचारण। जब दो भिन्न धातुएं जैसे जिंक और कॉपर, है ना, विद्युतीय रूप से जुड़ी हों तथा विद्युत अपघट्य में डूबी हों तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु का संचारण हो जाता है
इसे गैल्वनी संचारण कहते हैं। हाँ, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सेल बनाते हैं हम, सेल में जब दो धातुओं को किसी विलयन में डुबोते हैं, विद्युत अपघट्य में डुबोते हैं, तो हमेशा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उस धातु से नीचे जो धातुएं आ रही हैं उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है सर्किट में बाहर। तो जब जो इलेक्ट्रॉन जो धातु देती है वो उसका संचारण उसके अंदर हो जाता है। तो हमेशा जो सेल बनने में जब दो भिन्न धातुओं को यूज किया जाता है तो विद्युत रूपी से जुड़ी होती हैं। जब दो धातुएं, जैसे यहाँ पे अपन ने उसमें डैनियल सेल में देखा था कॉपर और जिंक का, तो विद्युत रूप से जुड़ी है ये दोनों, तो विद्युत अपघट्य में डूबी हो तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु का संचारण होता है। इसमें जिंक का संचारण हो जाता है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कंपाउंड में अपने यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है विलयन के अंदर। दूसरा ये गैल्वनी विद्युत रासायनिक संचारण एक तो हुआ। दूसरा है सांद्रता सेल संचारण। सांद्रता सेल जब धातु पृष्ठ पर अलग अलग सांद्रता के विद्युत अपघट्यों के विद्युत रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। अब धातु तो एक ही हो, सेल नहीं बना, लेकिन उस पर अलग अलग सांद्रता के विद्युत अपघट्य दो हों, विद्युत अपघट्य अलग अलग सांद्रता के मौजूद हो, तब भी इस प्रकार का संचारण होता है। यह धातु पृष्ठ पर अलग अलग सांद्रता वाले विद्युत अपघट्यों के विद्युत रासायनिक प्रभाव के कारण ये होता है। तो दूसरा है विद्युत सेल संचारण। एक धातु की सतह पर ही एक प्रकार का सेल बन जाता है अलग अलग सांद्रता वाले विद्युत अपघट्यों के कारण। तीसरा संचारण है वो है पिटिंग संचारण। पिटिंग संचारण में ये इस तरीके का, पिटिंग संचारण में मतलब क्या होता है कि पिट्स बन जाती हैं अलग अलग। जैसे किसी धातु की सतह पे अगर कुछ मतलब सतह अगर स्मूथ नहीं है, उसमें अगर थोड़े बहुत किसी तरीके के क्रैक्स या गड्ढे हैं तो उनमें जल्दी से संचारण होता है। ये पिटिंग संचारण कहलाता है ना। स्मूथ सतह पर जो चिकनी सतह होगी उसके ऊपर संचारण कम होगा, जो खुरदरी सतह होगी उसके ऊपर संचारण अधिक होता है। नंबर अगला है विकृति संचारण, स्ट्रेस करोजन। स्ट्रेस करोजन ये है, आपने ये देखा होगा कि लोहे की सरिया देखी होगी आपने। अगर एक सरिया सीधी पड़ी हुई है, रॉड जो है वो अगर सीधी है तो उस पर संचारण कम होता है। अगर उसको अपन मोड़ के रख दें, है ना, अगर उसको मोड़ दें तो उसका जो जॉइंट जहाँ से मोड़ा है वहाँ पे संचारण पहले होता है। तो स्ट्रेस की वजह से होता है, सरफेस के स्ट्रेस, किसी मेटल की सरफेस पे स्ट्रेस होता है अगर किसी तरीके का, तो वहाँ पे संचारण बहुत जल्दी, कंपैरेटिवली जल्दी होता है। जल सीमा संचारण, वाटर लाइन करोजन। अब आपने ये देखा होगा कि अगर किसी मेटल के पॉट में, मेटल के बर्तन में अगर पानी भर के रख दें तो पानी की जो सीमा होगी, जहाँ पे सरफेस होगी, जहाँ तक पानी भरा हुआ है, वहाँ पे संचारण वहाँ पे संचारण हो जाता है। जैसे अगर एक लोहे की बाल्टी में या एल्यूमिनियम के बर्तन में हम पानी भर के रख दें तो पानी की सतह जहाँ तक होती है, पानी की उस सतह पे संचारण जो है वो तेजी से जहाँ पे लेवल है, जब पानी का जहाँ तक, उस लेवल तक जो है करोजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये उस तरीके का संचारण, जल सीमा संचारण, वाटर लाइन करोजन कहते हैं। अगला है पृष्ठ के कणों के मध्य संचारण, इंटर ग्रेनुअल करोजन, है ना। तो कण, अब वो जैसे ऊपर बात करी थी अपन ने पिटिंग संचारण में कि इसमें जो है वो अलग अलग जितनी खुरदरी सतह होगी, है ना, वहाँ पे उस तरीके का संचारण, ये उनके कणों, पृष्ठ के कणों के बीच में इस तरीके का संचारण जल्दी से हो जाता है। अगला है इरोजन करोजन, एक्सपोज हो जाता है। जैसे इरोजन करोजन से इसकी सही हिंदी मेरी समझ में नहीं आई। इस इरोजन करोजन मतलब किसी चीज को अगर अपन ढक के रखेंगे, वायु मंडल के संपर्क में नहीं होगा, तब वो उसमें संचारण देर में होगा। अगर उसको उगाड़ के रख देंगे तो उसमें संचारण
जल्दी हो जाता है। और अगला जो है वो है सूक्ष्म जैविक संचारण, माइक्रो बायोलॉजिकल करोजन, है ना। कभी कभी बैक्टीरिया आदि या माइक्रोब्स की प्रेजेंस में करोजन वो तीव्र गति से हो जाता है। तो ये सारी वैरायटी है, ये सारे विद्युत रासायनिक संचारण की कैटेगरी में आती है।